एक छोटा सा कस्बा था, भीड़ से दूर, शहर की चमक से अलग, लेकिन अपने भीतर बहुत सी अनकही कहानियां छुपाए हुए। उसी कस्बे के बाहरी हिस्से में एक पुराना सा कच्चा मकान था, जिसके बाहर लगे आम के पेड़ के नीचे दो बच्चे अक्सर चुपचाप बैठे मिलते। अंश 12 साल और उसकी छोटी बहन आरू 8 साल। उनकी आंखों में उम्र से ज्यादा थकान थी और चेहरे पर सवाल, आखिर हमारे साथ ही क्यों? कभी यही घर हंसी से भरा रहता था। उनकी माँ सुनैना, एक कोमल, शांत, पूजा पाठ करने वाली औरत, जिसकी गोद ही उनकी दुनिया थी। लेकिन किस्मत को शायद जल्दी थी उन्हें दर्द से मिलवाने की। जब आरू सिर्फ 5 साल की थी और अंश 9 का, उनकी माँ अचानक बीमार पड़ी और एक रात खामोशी से इस दुनिया को छोड़ गई। पिता राघव टूट गए, जैसे किसी ने उनकी रूह का आधा हिस्सा निकाल लिया हो। लेकिन 2 बच्चे थे, घर था, जिम्मेदारी थी और समाज के दबाव का बोझ भी। लोगों ने सलाह दी, समझाया, फिर ताना मारा, बच्चों के लिए ही सही, दूसरी शादी कर लो। धीरे धीरे राघव मान गए, शायद ये सोचकर कि बच्चे माँ की कमी भूल सकेंगे। फिर एक दिन घर के आंगन में कदम पड़ा, संध्या का। वो रूप में सुंदर थी, बोलने में मधुर, चाल में सादगी और हंसी में बनावटी मिठास। हर किसी ने कहा, किस्मत बदल जाएगी इन बच्चों की। ये औरत तो लक्ष्मी है। पर बच्चों की किस्मत नहीं, कहानी बदलने वाली थी। शुरुआत में सब ठीक ठाक रहा। संध्या ने पहले कुछ हफ्ते बहुत प्यार से पेश आया। आरू के बाल संवारती, अंश को स्कूल भेजते वक्त मुस्कुराकर हाथ फेर देती। राघव को लगा, शायद सच में अच्छा हुआ। लेकिन कुछ लोग चेहरे पहनते नहीं, ओढ़ते हैं। और ये चेहरा ज्यादा देर टिका नहीं। एक शाम जब राघव घर पर नहीं थे, आरू ने पहली बार संध्या की असली आवाज सुनी। सुनो तुम दोनों, मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूं, समझे? और जो भी मैं कहूं चुपचाप करना पड़ेगा, नहीं तो। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो 8 साल की बच्ची भी समझ गई। ये औरत प्यार नहीं, डर का दूसरा नाम है। अंश ने बहन का हाथ कसकर पकड़ा। उसे लगा जैसे घर में अचानक धूप बुझ गई हो। असली खेल अब शुरू हुआ। संध्या ने कभी सीधे अत्याचार नहीं किया। वह सजा ऐसे देती थी कि दर्द दिखाई न दे, पर रूह तक उतर जाए। खाने में कमियां, स्कूल का सामान छुपा देना, पिता के सामने बच्चों को झूठा और बदतमीज साबित करना, रात को ताले की तरह बंद हो जाना, दिन में मुस्कुराती, रात में जहर घोलती। और ये सब क्यों? क्योंकि घर और जमीन राघव के नाम पर थी और आगे चलकर बच्चों के हिस्से में आने वाली थी। उसे सिर्फ राघव का पति होना नहीं, सब कुछ पाना था। घर, जमीन, पैसे, सम्मान, और उसके बीच खड़ा था ये 2 मासूम बच्चे। एक दिन संध्या ने राघव से कहा, बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, आदतें भी खराब हो गई हैं। लगता है इन पर मेरी बात का असर नहीं। राघव ने बच्चों को डांट दिया। उन्हें लगा, पापा भी अब हमारे नहीं रहे। लेकिन असली दर्द अब भी बाकी था। अंधेरा वहीं से शुरू होता है, जहां मासूमियत खत्म होती है। अंश अब चुप रहने लगा था, लेकिन वह समझ चुका था, ये औरत सिर्फ प्रेम की कमी नहीं, इरादे की गंदी है। वह रात रात जागता रहता, बहन को सीने से लगाए। कभी कभी कहता, माँ होती तो ऐसा नहीं होता ना आरू। आरू रोते रोते ही सो जाती। घर में तस्वीरों में माँ मुस्कुराती रहती, जैसे बच्चे उससे पूछ रहे हों, क्या हम कभी फिर से सुरक्षित होंगे? दर वो 2 मासूम बच्चों के जीवन पर धीरे धीरे जहर फैला रही थी, बिना किसी को भनक लगे। राघव अब पहले जितना घर में नहीं रहता था। एक तो काम का दबाव और दूसरा संध्या का रोना, नाटक, शिकायतें। आपके बच्चों को मेरी इज्जत की कोई परवाह नहीं। मैं कितनी कोशिश करती हूँ, लेकिन ये मुझसे घुलते ही नहीं। वो हर बार बात को घुमाकर इस तरह कहती, जैसे वो कोई बेचारी हो जिसे इन बच्चों ने सताया हो। और राघव, वो एक पति था जो दूसरी बार मूर्ख बन रहा था। पहली रात कौंचो कभी नहीं भूली जा सकी। उस दिन बारिश हो रही थी, कड़क बिजली, अंधेरा और घर के भीतर अजीब सी खामोशी। राघव कस्बे के बाहर काम के सिलसिले में गया हुआ था। संध्या ने दोनों बच्चों को आवाज दी, अंश, आरू, इधर आओ। अंश ने आरू का हाथ पकड़ा। वो जानता था, ये आवाज कभी भी प्यार से नहीं आती। संध्या ने एक पुरानी अलमारी खोली, वहां से एक बेल्ट निकाली, चमड़े की, पुरानी, भारी। आज से तुम दोनों वही करोगे जो मैं कहूंगी, नहीं तो सजा मिलेगी। अंश ने डर के बावजूद हिम्मत जमाकर कहा, हमने क्या किया? हम तो बस। उसके बोलते ही बेल्ट उसके कंधे पर पड़ी, जोर से,
ऐसी आवाज की आरू डर के मारे वहीं जमीन पर बैठ गई। चुप, जब तक सांस है मेरी बात मानोगे। माँ नहीं हूं, सौतेली हूं। ये बात भूलना मत। ये पहला दिन था जब बच्चों ने समझ लिया वॉमै कौमै ए गौमै, अब ये घर घर नहीं रहा, ये कैद है। उस रात अंश सो नहीं पाया। कंधा सूज चुका था, चोट की जलन से ज्यादा दर्द था, अपमान का। आरू ने धीरे से भाई से पूछा, भैया क्या हम गलत हैं? क्या हम इसलिए सजा पा रहे हैं क्योंकि माँ नहीं है? अंश रोया नहीं, आंसू आंखों में ही जल गए। वो बस बोला, नहीं आरू, हम गलत नहीं हैं, हमारी किस्मत गलत है। बिजली गरजी, पर बच्चों के भीतर की बिजली उससे बड़ी थी। धीरे धीरे शुरू हुआ असली खेल। संध्या की रणनीति साफ थी। 1. बच्चों को स्कूल से काटना। 2. राघव के सामने उन्हें बदनाम करना। 3. घर के कामों में उन्हें नौकरों की तरह लगाना। 4. पिता के ध्यान को उनसे हटाकर खुद पर केंद्रित करना। 5. और सबसे जरूरी, कागजों पर मालिकाना हक पाना। उसने झूठ बोलकर राघव का दिमाग भरना शुरू कर दिया। ये बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, नालायक बन जाएंगे तो समाज क्या कहेगा, इन्हें हॉस्टल भेज दो, मुझसे नहीं संभलते। राघव उलझा हुआ था, उसके कंधों पर जिम्मेदारियां थीं, पर असलियत उससे छुपी हुई थी। उसे पता ही नहीं था, बच्चों को हॉस्टल नहीं, तबाही में धकेला जा रहा था। एक दिन वो हुआ जो डर के पार था। दोपहर का समय, राघव बाहर, संध्या ने दोनों को धूप में खड़ा कर दिया, तपती जमीन पर नंगे पैर। जब तक मैं न कहूं हिलना मत, तुम दोनों मेरी जिंदगी का बोझ हो। आरू रोती रही, अंश चुप खड़ा रहा, धूप पैर जलाती रही, मगर संध्या अंदर जाकर चाय पी रही थी। इतने में घर के बाहर से एक पड़ोसी महिला ने ये देखा और चौकन्ना हो गई। संध्या बहू, बच्चे धूप में क्यों खड़े हैं? संध्या बाहर आई, मुस्कुराई, अरे बहन जी, सजा नहीं, ये तो खेल है, हम तो अनुशासन सिखा रहे हैं। औरत मान गई, क्योंकि दुनिया हमेशा वही मानती है जो दिखाया जाता है। उस रात अंश ने फैसला कर लिया, मैं अब और नहीं सहूंगा। अगर पापा सच नहीं देखेंगे तो मुझे सच दिखाना पड़ेगा। और उसी रात वह चुपचाप खिड़की के पास पहुंचा और बाहर की तरफ देखा। वो भागने की नहीं, लड़ने की योजना बना रहा था, क्योंकि अब ये सिर्फ दर्द नहीं था, सेरेब्रिनी की रॉ कॉमा, ये टेक्स्ट बीएफ जीवित रहने की लड़ाई बन चुकी थी। ये भाग अंश और आरू पर टेक्स्ट बीएफ सौतेली माँ के अत्याचारों को गहराई से दिखाता है, और अंश के टेक्स्ट बीएफ साहस और